गाइज और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री पर। हम लोग चैप्टर 3 किनशिप कास्ट इन क्लास का एक्सप्लेनेशन शुरू कर चुके थे। इस चैप्टर पर 2 पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इन इंडियन सोसाइटी एक पर्सन का स्टेटस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जाति इन विच ही वॉज बोर्न। पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी और मनी क्या रोल प्ले करती थी इन डिटरमाइनिंग अ स्टेटस ऑफ पर्सन इन इंडियन सोसाइटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया था ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, किस हिसाब से कौन कौन अलाउड था टू ओन अ प्रॉपर्टी एंड टू मैनेज प्रॉपर्टी। सो इसमें हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, कि क्या डिफरेंस था इन एक्सेस टू प्रॉपर्टी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करा गया है अबाउट द स्टोरी ऑफ डाइस गेम बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। ये एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है महाभारत का, जिसको हम लोग द्रौपदी चीरहरण के भी नाम से जानते हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि दुर्योधन जो कौरवास में सबसे बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को डाइस गेम खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जुए में हम लोगों को स्टेक पर, दांव पर कुछ लगाना होता था। सो युधिष्ठिर को धोखे से बार बार दुर्योधन हराते जाते हैं और युधिष्ठिर एक के बाद एक सबसे पहले अपना राज्य, फिर अपनी आर्मी, फिर अपनी सारा खजाना, उसके बाद अपने भाई, फिर खुद को, और एट लास्ट वो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। सो एट लास्ट युधिष्ठिर हार जाते हैं और द्रौपदी का चीरहरण वाला पूरा इंसिडेंट होता है। सो ये इंसिडेंट दिखाता है कि मेल्स उस पीरियड में फीमेल्स पर अपना पूरा कंट्रोल मानते थे और वो फीमेल्स को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। नाउ इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुस्मृति हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र था और इसको लिखा गया था बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। सो मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पैटर्नल स्टेट है, मतलब जो फादर की प्रॉपर्टी है, वो उसको डिवाइड करा जाएगा इक्वली अमंग द सन्स, और उसमें जो एल्डेस्ट सन होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको एक स्पेशल शेयर मिलेगा। सो इससे हमें पता चलता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी थी उस पर विमेन कोई क्लेम नहीं कर सकती थी, उस प्रॉपर्टी को सिर्फ बेटों के बीच बांटा जाता था। सो नेक्स्ट पॉइंट कि विमेन क्लेम नहीं कर सकती थी शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी। सेकेंडली, विमेन को सिर्फ अलाउड था कि वो उनको जो मैरिज में गिफ्ट्स मिले हैं सिर्फ वो उन्हें ओन कर सकती थी, और उसके अलावा अपने फादर की प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी। सो दे वर अलाउड टू रिटेन गिफ्ट्स रिसीव्ड इन मैरिज, और इनको बोला जाता था स्त्री धन। स्त्री धन का मतलब स्त्री का धन, वुमेन्स वेल्थ। तो वुमेन्स वेल्थ जो उसको गिफ्ट्स मिले थे ड्यूरिंग मैरिज, सिर्फ वुमेन उसी को ओन कर सकती थी, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वो ओन और मैनेज नहीं कर सकती थी। और ये जो स्त्री धन होता था, इसको विमेन के जो बच्चे होते थे वो लोग भी इनहेरिट कर सकते थे आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर। नेक्स्ट, मनुस्मृति में ये भी बताया गया है, विमेन को वार्न करा गया है, उसे चेतावनी दी गई है औरतों को कि वो इस स्त्री धन को बिना अपने हस्बैंड की परमिशन के यूज नहीं कर सकती हैं। अगर विमेन चाहे कि वो अपने स्त्री धन को छुपा कर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे लेटर ऑन, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है बिना अपने हस्बैंड की परमिशन के। सो मनुस्मृति वार्न्स विमेन नॉट टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी। जो भी फैमिली की प्रॉपर्टी है उसको कलेक्ट करके छुपा कर अपने पास ना रखे, और जो उसके खुद के वैल्यूएबल्स हैं, जो वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स जो वो खुद ओन करती है, उसको भी वो यूज नहीं कर सकती विदाउट हस्बैंड्स परमिशन। एंड लास्ट इज डिफरेंशियल एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता था बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, इसकी वजह से एक सोशल डिफरेंस अराइज हो गया था इन सोसाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसे सोशल डिफरेंसेस प्रेजेंट टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी कई फैमिलीज में
बेटियों को इक्वल राइट नहीं दिया जाता है टू इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी। बट अब जाकर आफ्टर सो मेनी इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने ऑन 11 अगस्त 2020 अपनी न्यू जजमेंट में विमेन को इक्वल राइट दिया है टू मैनेज एंड इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। सो अब जाकर ये सोशल डिफरेंसेस खत्म हुए हैं। ऑल्सो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं फिर से बता देती हूँ, मनुस्मृति में अलाउड नहीं था विमेन को ओन और मैनेज करना प्रॉपर्टी, बट एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता था, जिसका एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्त, जिनको हम लोग लैंड ग्रांट में पढ़ चुके हैं कि लैंड ग्रांट में उन्होंने एक विलेज ग्रांट करी थी टू अ ब्राह्मण। सो शी ओन्ड एंड मैनेज प्रॉपर्टी। नाउ हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सो अभी तक हम लोगों ने जेंडर को एज अ बेसिस टू एक्सेस टू प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सेस टू प्रॉपर्टी वॉज रेगुलेटेड, विच वॉज वर्ना। सो वर्ना के हिसाब से किस तरीके से एक्सेस टू प्रॉपर्टी रेगुलेट होता था, अब हम ये पढ़ेंगे। सो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो आइडियल ऑक्यूपेशंस बताए गए थे फॉर द 4 वर्नास, उसमें ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास के लिए तो अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस बताए गए थे, पर शूद्रास के लिए सिर्फ एक ऑक्यूपेशन बताया गया था, वो था टू सर्व द अपर 3 कास्ट, मतलब अपर 3 कास्ट की सेवा करना। सो इसका मतलब था कि जो सोसाइटी का वेल्थीएस्ट सेक्शन था, जो सबसे ज्यादा अमीर सेक्शन था सोसाइटी का, उसमें सिर्फ क्षत्रियास और ब्राह्मणास आते थे, और जो पुअरेस्ट सेक्शन था, सबसे गरीब सेक्शन था, उसमें शूद्रास आते थे। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि हमको कुछ ऐसी स्टोरीज भी मिलती हैं इन जटाकास और पंचतंत्र, जहां पर पुअर ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो सुदामा का जो कैरेक्टर है, जो कृष्ण जी का दोस्त था सुदामा, वो एक पुअर ब्राह्मण उसको दिखाया गया है स्टोरी में। सो इसका मतलब है कि ऐसे कुछ रेयर एग्जाम्पल थे जहां पर इंसान का जो स्टेटस था, एक पर्सन का स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी डिटरमाइन होता था ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय हिम। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो किस कास्ट में, किस जाति में पैदा हुआ, बट वो कौन कौन सी रिसोर्सेज ओन करता है, वो कितनी वेल्थ ओन करता है, इससे डिटरमाइन होता था एक पर्सन का स्टेटस इन सोसाइटी। इसी से रिलेटेड एक सोर्स आपको दी गई है इन एनसीईआरटी, सोर्स 13, जिसमें स्टोरी बताई गई है बेस्ड ऑन मध्यमा निकाया। मध्यमा निकाया एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसमें स्टोरी बताई गई है ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड कच्छना। इस स्टोरी में किंग अवंतीपुत्र पूछते हैं कच्छना से कि उनके क्या व्यूज हैं ऑन वर्ना सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण्स ने खुद को सबसे ऊपर रखा है। सो कच्छना रिप्लाई में एक क्वेश्चन अवंतीपुत्र से पूछते हैं कि हे राजा, अगर आपके एम्पायर में कोई वेल्दी शूद्र है, कोई अमीर शूद्र है जिसके पास पैसा है, और वो किसी ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या फिर वैश्य को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? सो अवंतीपुत्र बोलते हैं हाँ, अगर उसके पास पैसा है देन ही कैन एम्प्लॉय अ शूद्र, अ ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य एज ए स्लेव। इस पर रिप्लाई करते हैं कच्छना कि इसका मतलब वर्ना सिस्टम में वर्नास में कोई डिफरेंस है ही नहीं, हर वर्ण सेम है। तो इस इंसिडेंट से, इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि एक पर्सन का स्टेटस इन सोसाइटी डिटरमाइन होता था कि वो कितनी वेल्थ, कितनी रिसोर्सेज ओन करता है, ना कि उसका जन्म किस कास्ट, किस कैटेगरी में हुआ है। सो ये 4 बस मेन पॉइंट्स थे जो इस टॉपिक में डिस्कस करने थे। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी में एक इंसान की पोजीशन डिटरमाइन होती थी या तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। बट इसके अलावा एक और बेसिस था जिस पर इंसान की पोजीशन सोसाइटी में डिटरमाइन होती थी, वो था उसका कैरेक्टर। अगर कोई इंसान काइंड है, जेनरस है, तो उसको सब लोग रिस्पेक्ट देते थे। पर इसी के अपोजिट अगर कोई वेल्दी इंसान है पर वो कंजूस है, अपनी वेल्थ को शेयर नहीं करता है गरीबों के साथ और अपने पैसों को सिर्फ अक्यूमुलेट करके सेल्फिश चीजों के लिए यूज करता है, तो ऐसे माइजरली इंसान को सब लोग हेट करते थे, सब लोग डिस्पाइज करते थे।
तो ये एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनारियो था इन इंडियन सोसाइटी। तो जिसमें जेनरस में जो काइंड लोग थे वो उनको हर कोई रिस्पेक्ट करता था, और जो मिजरली थे मतलब जो कंजूस थे उनको सब लोग हेट करते थे। और ये वैल्यू हमको मेनली मिलती है, देखने को मिलती है इन साउथ इंडिया, जिसको एंशिएंट टाइम्स में तमिलकम बोला जाता था। नाउ तमिल संगम टेक्स्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तमिल संगम टेक्स्ट इट वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय तमिल पोएट्स। तो तमिल संगम टेक्स्ट में भी हमको ऐसी पोएम्स मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि सोसाइटी में अमीर और गरीब का डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता था, पर जो अमीर लोग थे उनको ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि अमीर लोग अपने पैसों को, अपनी वेल्थ को शेयर करें गरीबों के साथ थ्रू डोनेशंस एंड गिफ्ट्स। इसी का एग्जाम्पल हमको सोर्स 14 में दिया गया है, जहाँ पर हमें एक पुअर जेनरस चीफ की स्टोरी बताई गई है। तो एक पुअर चीफ था, एक गरीब चीफ था जिसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी गरीब लोगों की हेल्प कर सके। पर जब भी कोई ग्रुप ऑफ स्किल्ड सिंगर्स और पोएट्स उसके पास आते थे हेल्प मांगने के लिए और अपनी हंग्री रिब्स दिखाते थे, तब वो उनको मना नहीं करता था, पर जाकर दूसरे चीफडम्स की विलेजेस थी उन पर रेड करके उनको लूट कर वेल्थ जमा करता था और फिर अपने गरीब लोगों की हेल्प करता था। सो इस पुअर जेनरस चीफ का एग्जाम्पल हमको दिखाता है कि इंसान की वेल्थ और कास्ट के अलावा इंसान का कैरेक्टर भी डिटरमाइन करता था उसका स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म का क्या व्यू था, बुद्धिज्म का क्या ओपिनियन था ऑन वर्ना सिस्टम। सो बुद्धिस्ट ये तो वो अग्री करते थे कि सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। उनका मानना था कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी, पर वो ये नहीं मानते थे कि ये डिफरेंसेस नेचुरल हैं और रिजिड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं। उनका मानना था कि इन डिफरेंसेस को ह्यूमंस चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरतों के साथ। जो सिस्टम है सोसाइटी में वो ह्यूमंस ने खुद बनाया है और उसको वो अपनी जरूरतों के साथ चेंज कर सकते हैं, ये बुद्धिज्म का मानना था। सेकेंडली बुद्धिज्म का मानना था कि ये जो वर्ना सिस्टम और सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में ये ह्यूमन मेड थे, ना कि जो ब्राह्मण्स कहते हैं कि वर्ना सिस्टम हैड अ डिवाइन ओरिजिन, वो एक गलत क्लेम है और ये जो डिफरेंसेस थे ये ह्यूमन मेड थे। नाउ बुद्धिज्म में हमको एक एक्सप्लेनेशन मिलता है जो बताता है कि ये जो सोशल डिफरेंसेस थे और ये सिस्टम ऑफ किंगशिप जो बना, जो अराइज हुआ इन सोसाइटी, ये कैसे बना। तो बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि करोड़ों साल पहले जब ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स कोई भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं था और एनवायरमेंट अपनी प्रिमिटिव स्टेज में था, तब ह्यूमंस और एनिमल्स सब लोग एक पीसफुल स्टेट में रहते थे और उनको जितनी जरूरत होती थी वो उतनी रिसोर्सेज नेचर से यूज करते थे और बहुत ही पीसफुल एनवायरमेंट था। बट धीरे धीरे जैसे ह्यूमंस डेवलप हुए और वो और ज्यादा क्लेवर हुए और इंटेलिजेंट हुए, उसके साथ साथ उनका लालच बढ़ा और वो धोखेबाज बनते चले गए। सो इसकी वजह से जो पीस था सोसाइटी में वो डिस्टर्ब हो गया और अब सोसाइटी में वायलेंस और ग्रीड आ गई थी। इसीलिए इस पीस को रिस्टोर करने के लिए सभी ह्यूमंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और वो लोग अग्री उन लोगों ने करा कि हम लोग मिलकर एक महासमता चुनेंगे। महासमता मतलब द ग्रेट एलेक्ट। हम सभी लोग मिलकर एक पर्सन को चुनेंगे एज महासमता और वो एडमिनिस्टर करेगा पूरी सोसाइटी को, वो इंश्योर करेगा कि सभी को जस्टिस मिले और अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो, तब वो वहां पर उसको सुलझाएगा और फिर से पीस मेंटेन करेगा। और इस महासमता को उसकी सर्विसेज के रिटर्न में हम लोग उसको एक पोर्शन ऑफ राइस, जो भी हम लोग उगाएंगे क्रॉप्स, उसका एक पोर्शन एज पेमेंट फॉर हिज सर्विस उसको दे देंगे। सो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप आया इन एग्जिस्टेंस और ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमको सुत्ता पिटक में मिलता है। सुत्ता पिटक एक इम्पोर्टेंट बुक है बुद्धिज्म की। सुत्ता पिटक के बारे में हम लोग लेटर ऑन चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग यही समझ लीजिए कि सुत्ता पिटक एक इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म की बुक है। ये पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन हमको सुत्ता पिटक में मिलता है
और इसमें हम लोग को 3 बातें बताई गई हैं कि फर्स्टली जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप था वो ह्यूमंस ने खुद बनाया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो अगर ह्यूमंस चाहें तो वो इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट, जो टैक्सेस पे किए जाते हैं टू किंग, वो भी लोग अपनी खुशी से पे करते थे एज अ पेमेंट इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द किंग। तो टैक्सेस कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लोगों को पे करने के लिए, वो लोग अपनी खुशी से किंग को पे करते थे। और इन दोनों चीजों से अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बुद्धिज्म का मानना था कि अगर ह्यूमंस कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो उसे टाइम के साथ उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सो इस टॉपिक पर हमको बस ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करने थे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।